Hello everyone, so let's start with today's video. Today I'm going to teach you about the second key tool for recombinant DNA technology. तो हमने अभी तक पढ़ा है कि जो recombinant DNA टेक्नोलॉजी होता है उसमें हम तीन की टूल्स यूज करते हैं. नंबर 1 इज एंजाइम, नंबर 2 इज द क्लोनिंग वेक्टर एंड नंबर 3 इज द होस्ट. So right now we are going to discuss about the second, that is cloning vector. Actually cloning vector होता क्या है? Cloning vector जो होता है, you are having this desired DNA with you. This desired DNA has to be joined to a transporter. हमें ये desired DNA को transporter में add करना होगा, and then this transporter will take the desired DNA to the host. होस्ट में ये जो डिजायर्ड डीएनए है वो ट्रांसपोर्टर मतलब वेक्टर के थ्रू पहुंचने वाला है. सो हम इस जगह पे हम इस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि वेक्टर कौन सा है, क्या है एंड क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं, ऑन व्हाट बेसिस वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द वेक्टर फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. So, Seed's definition. What is vector? Vector is a DNA molecule that carry a foreign DNA sequence and replicate inside the host cell. तो वेक्टर क्या है? एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो अपने साथ फॉरेन डीएनए को लेके जाता है होस्ट के अंदर फॉर रेप्लिकेशन. वेक्टर तो इसको ट्रांसपोर्ट करेगा होस्ट के अंदर और वहां पे ये जो वेक्टर है ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, उस पे होस्ट डीएनए का कोई असर नहीं होगा. दैट इज व्हाई वेक्टर इज रिक्वायर्ड. और एक सेल के अंदर अब हम क्यों चूज कर रहे हैं वेक्टर? क्योंकि एक सेल के अंदर जो वेक्टर है वो रेप्लिकेट होके कोई वेक्टर जो होता है पर सेल 1 to 2 कॉपीज होते हैं एंड कभी कभी दे विल बी 15 to 100 कॉपीज. अगर मैं प्लाज्मिड की बात करूं, प्लाज्मिड इज अ वेक्टर. प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड इन सम यीस्ट. तो ये जो प्लाज्मिड होता है वो अपने आप को वो एक सेल के होस्ट सेल के अंदर उसका नंबर जो है वो वेरी करता है. कोई प्लाज्मिड जो होते हैं एक सेल के अंदर एक भी हो सकते हैं और कोई प्लाज्मिड एक सेल के अंदर 100 भी हो सकते हैं एंड इवन मोर देन दैट. तो एक ही सेल के अंदर प्लाज्मिड जितनी बार डिवाइड हो रहा है हमारा डिजायर्ड डीएनए भी उतनी बार ही डिवाइड होगा, रेप्लिकेट होगा उसके साथ. दैट इज व्हाई वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Second point, have ability. Vector have the ability to replicate within the bacterial cell. Vector is having the ability to replicate within the bacterial cell or host cell independent of the control of chromosomal DNA. This chromosomal DNA will not control the vector replication. Independent होके vector अपना replication करता है. There are different examples of vectors given. Plasmid, bacteriophage, cosmids, vectors, BAC, YAC. ये चीज आपने BAC and YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा था. तो वहां पे इन टूल्स को यूज किया था फॉर वर्किंग आउट विद द डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए सेगमेंट के साथ काम करने के लिए एज अ वेक्टर ये दोनों यूज हुए थे. इन वेक्टर्स में से कुछ वेक्टर्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं और कुछ वेक्टर्स जो होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, बट उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है. जैसे ये जो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज है इनको मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, मॉडिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ लिंकिंग विद द फॉरेन डीएनए एंड ट्रांसफरिंग ऑफ द फॉरेन डीएनए. तो इन्हें मॉडिफाई इसलिए किया जा रहा है ताकि इजीली ये जो वेक्टर है इजीली डीएनए सेगमेंट फॉरेन डीएनए सेगमेंट के साथ लिंक हो सके और
उनको ट्रांसफर कर सके होस्ट सेल में इजीली। दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इन वेक्टर में ये भी होना चाहिए कि अगर सपोज एक मीडियम है, सपोज दिस इज अ मीडियम, यहाँ पे 10 बैक्टीरियल सेल है। इन बैक्टीरियल सेल्स में we are not going to open the bacteria and put it inside. एक बैक्टीरिया में नहीं करेंगे. What we will do? We will add the vectors into this जो भी पेट्री डिश है, जो भी सॉल्यूशन है, वहां पे हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें चूज करना है इसमें से किस वेक्टर के अंदर वो बैक्टीरिया वाला ये प्लाज्मिड जो है ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड पहुंचा है कि नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने सारे में हमको चूज करना है विच इज द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। कौन सा होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हो चुका है ये चूज करना है, और इसमें भी हेल्प जो होती है वो इन प्लाज्मिड की हेल्प से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच वन आर द ट्रांसफॉर्म्ड वन। सो प्लाज्मिड जो है बैक्टीरियोफेज है, ये जितने भी वेक्टर्स है बहुत सारी जगह पे हेल्प करते हैं। पहला फॉरेन डीएनए के साथ लिंक करने में, दूसरा इजी ट्रांसपोर्टेशन में, तीसरा ट्रांसफॉर्मेंट्स को फाइंड आउट करना नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में से। Now the next one we are going to discuss here is the features of vector. फीचर्स या बोल सकते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसी भी वेक्टर में। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ विच इज अ मॉडिफाइड वेक्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। बिफोर आई स्टार्ट दैट कंटेंट, लेट मी एक्सप्लेन दिस डायग्राम। दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्लाज्मिड which is named PBr322। ये जो प्लाज्मिड का डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है एंड इसका नाम है PBr322। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिफिशियल और भी प्लाज्मिड्स हैं। सो P का जो है, P का मतलब है प्लाज्मिड जो स्मॉल लेटर में लिखा है, एंड BR जो है वो इनिशियल्स है। बोलिवर एंड रॉड्रिगर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया था, इसीलिए ये वाला जो प्लाज्मिड है इन्होंने बनाया था आर्टिफिशियली, इसीलिए ये जो है इनके नेम्स के इनिशियल्स है। एंड दिस इज द स्ट्रेन एंड रिलेटेड टू द पैटर्न इन विच इट वाज फाउंड। सो इट इज PBr322। नाउ व्हेन वी सी दिस डायग्राम, आई नो इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। In this diagram, there are few things which you have to remember. The first characteristic feature of a vector is ori. Fine. So, first characteristic feature is ori, means origin of replication. Fine. ये ऐसा सेगमेंट है प्लाज्मिड का जहां से डीएनए उस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो जैसे ही यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और आपने कहीं पे डिजायर्ड डीएनए ऐड किया हुआ है, तो प्लाज्मिड के साथ साथ उस डिजायर्ड डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है। सो स्टार्ट्स द डीएनए रेप्लिकेशन। This is the starting point of DNA replication. So हम इसको बोल सकते हैं it's a starting sequence from where DNA replication starts. Plus ये तो एक पॉइंट हुआ ही, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि ये कंट्रोल करता है, controls the copy number per cell। एक सेल में कॉपी नंबर पर सेल, एक सेल में इस प्लाज्मिड का, सपोज दिस इज अ सेल, इस सेल में डिजायर्ड डीएनए की कितनी कॉपीज होनी चाहिए, मतलब प्लाज्मिड की कितनी कॉपीज होनी चाहिए, ये भी कंट्रोल करने वाला ओराई है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ suitable vector. Second one is the selectable marker is a sequence of DNA which is required to select transformant from non-transformant.
ठीक है। तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ये ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर दिस इज द बैक्टीरिया विच इज अ ट्रांसफॉर्म्ड वन। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है, ऐसा बैक्टीरिया और ऐसा सेल विच इज हैविंग द डिजायर्ड और फॉरेन डीएनए। तो जिस सेल के अंदर फॉरेन डीएनए चला जाता है तो वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। तो सपोज इन अ मीडियम वी आर हैविंग मेनी सेल्स, बट हमें चूज करना है कि कौन से सेल के अंदर डिजायर्ड डीएनए एंटर हो चुका है। वो ट्रांसफॉर्मेंट को हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सिलेक्ट करने में हेल्प करता है सिलेक्टेबल मार्कर। तो सिलेक्टेबल मार्कर, दीज आर द सीक्वेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ठीक है। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, जो यहां से लेकर यहां तक है, एंड दूसरा मैंने लिखा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दीज आर द एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट मतलब अगर आप इन सेल्स को एम्प्लिसिलिन में डालोगे तो इन पे एम्प्लिसिलिन एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होने वाला, और आप इस सेल को अगर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में डालेंगे तो भी इस सेल पे उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा, बिकॉज दे कैरी एम्प्लिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स। ओके, नाउ जनरली नॉर्मली ये रेजिस्टेंट जीन्स प्लाज्मिड में प्रेजेंट नहीं होते। सपोज आपकी बॉडी में ऐसा कोई इन्फेक्टिव बैक्टीरिया एंटर हुआ एंड दैट बैक्टीरिया इज हैविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, तो क्या होता, आप कितने भी एंटीबायोटिक खाते एंड स्पेसिफिकली ये एंटीबायोटिक खाते तो उन बैक्टीरियाज पे कोई असर ही नहीं होता। सो दैट इज व्हाई नेचुरली इट इज नॉट प्रेजेंट, आर्टिफिशियली इट हैज बीन एडेड टू द प्लाज्मिड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। तो अब इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपने ये जो सेल है उठा के टेट्रासाइक्लिन में डाला एंड साइमल्टेनियसली आपने कुछ ऐसे सेल उठा के एम्प्लिसिलिन में डाला। इफ दे आर नॉट डेड, इसका मतलब ये जो जीन्स है ये इंटैक्ट है, जिंदा है बैक्टीरिया, क्योंकि उनपे असर ही नहीं हुआ। असर क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इनके पास ये जीन्स है। अब ये जीन्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई कवर आता होगा जो इनको उस एंटीबायोटिक में प्रोटेक्ट करता होगा। ठीक है। अब सपोज अगर मैंने ये जो सेगमेंट है रिमूव कर दिया अगर, तो व्हाट विल हैपन, दीज बैक्टीरियाज विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दोज एंटीबायोटिक्स। इसका मतलब क्या है कि जिसमें जो ये सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं एंटीबायोटिक्स में, इट मींस उनका जो रेजिस्टेंट जीन है वो खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है या मैनिपुलेटेड है। तभी तो ऐसे सेल्स जिसमें ये जीन काम नहीं कर रहा है, दैट सेल विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, जो नॉर्मली प्लाज्मिड है उसके पास तो रेजिस्टेंट जीन है, आप उसे एंटीबायोटिक में डालो, टेट्रासाइक्लिन या एम्प्लिसिलिन, दे आर गोइंग टू ग्रो, दे आर गोइंग टू डिवाइड। बट अगर मैंने ये सपोज रिमूव कर दिया या मैंने इसमें कुछ कट करके सेगमेंट रिमूव कर दिया, तो इन शॉर्ट दिस टेट्रासाइक्लिन जीन इज बिकम डिफेक्टिव। डिफेक्टिव हो गया मतलब आप उस सेल को बोलोगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो इसकी वजह से मुझे पता चला कि वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, और कुछ और भी ऐसे जीन्स होते हैं जो पर्टिकुलर एंजाइम्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो हुए सेलेक्टेबल मार्कर। थर्ड जो एग्जाम्पल है, थर्ड फीचर जो है, दैट इज द रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट या आप उसको क्लोनिंग साइट भी बोल सकते हैं। अब जो आपने प्लाज्मिड चूज किया है, द प्लाज्मिड शुड हैव अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट, जो पर प्लाज्मिड एक ही होना चाहिए।
and that recognition site is for restriction endonuclease. ठीक है, तो सपोज दिस इज द प्लाज्मिड. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितने सारे रिकॉग्निशन साइट्स रखे हैं. दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो टोटल 8 रिकॉग्निशन साइट है, 8 क्लोनिंग साइट है जहां पे हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो आके ऐड हो सकता है. इसमें एक चीज याद रखने की जरूरत है कि जो रिकॉग्निशन साइट है, सपोज देयर इज अ रिकॉग्निशन साइट बाय इको R1. होप यू अंडरस्टैंड. जो मैंने प्रीवियस वीडियो था उसमें ये बताया है कि जो भी है ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स के कटिंग साइट है. तो ये जो मैंने 8 आपको काउंट करवाया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट है जो ये एंडोन्यूक्लियस आके यहाँ पे कट करेगा. सो देयर आर 8 सच साइट्स, बट वन थिंग यू हैव टू सी दैट नो वेयर इट इज रेप्लिकेटेड. इको R1 का ये साइट है, इसके अलावा कहीं और वैसा साइट नहीं है. मतलब अगर आपने इको R1 से डिजायर्ड डीएनए कट किया है तो वो आके यहीं पे ऐड होगा, कहीं और पे ऐड नहीं हो सकता. सो दीज आर द रिकॉग्निशन साइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इको R1 एशेरिशिया कोलाई से ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला था. CLA1 it is Caryophanon latum. Hint D3 Haemophilus influenza. BAMH Bacillus amyloliquefa. SAL1 Streptomyces albus. PVU Proteus vulgaris. Then PST1 that is Providentia Stewart, and this is PVU1. यहाँ पे PVU3 है, यहाँ पे 1 है, मतलब ये सेम है. Proteus vulgaris है, बट ये 3 है एंड ये 1 है. So these are the selectable markers. यहाँ पे डिजायर्ड डीएनए ऐड होंगे, तो हमेशा सेलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं वो यूनिक होने चाहिए. सो रिकॉग्निशन साइट इज अ यूनिक सीक्वेंस वेयर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज विल कट एंड जॉइन द डिजायर्ड डीएनए. और वो यूनिक ही होना चाहिए, वो डुप्लीकेटेड नहीं होना चाहिए, तभी वो रेप्लिकेट होगा एंड वी विल बी एबल टू गेट आवर प्रोडक्ट. ओराई के केस में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें सिर्फ एक ही ओराई होता है, दैट इज वन origin of replication, whereas eukaryotes can have more than one. Next, here you can see one more thing is written, ROP. ROP is a sequence of DNA which expresses and forms a protein which is required for replication of DNA. So ROP, protein formation for replication. Fine. So ये जो segment है, ये ROP जो segment है, that is going to make proteins which are helping in replication of DNA. So this is all about cloning vector. In my next video, I'm going to teach you about different type of cloning vector. So let's give a quick revision to it. Cloning vectors are the DNA molecules which are going to carry the desired or foreign DNA into the host cell. होस्ट सेल में जाने के बाद ये जो वेक्टर होता है ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होता है, और जब वो रेप्लिकेट होगा साथ में हमारा डिजायर्ड डीएनए भी रेप्लिकेट होगा. नेक्स्ट कि एक सेल के अंदर, एक होस्ट सेल के अंदर एक से ज्यादा भी प्लाज्मिड होते हैं, 100 प्लाज्मिड भी हो सकते हैं. तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये जो होस्ट सेल में प्लाज्मिड है, एक तो जल्दी जल्दी रेप्लिकेट भी होता है, प्लस पर सेल इसका नंबर भी ज्यादा होता है. तो ये जितना ज्यादा होगा हमारा डिजायर्ड डीएनए ज्यादा होगा और हमारे प्रोडक्ट ज्यादा होंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट हम जो डिजायर्ड डीएनए
मतलब हम जो ये वैक्टर यूज कर रहे हैं, दे आर सम वैक्टर्स आर प्रेजेंट आर्टिफिशियली एंड सम वैक्टर्स आर प्रेजेंट विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो आर्टिफिशियल, ये जो नेचुरली प्रेजेंट प्लाज्मिड्स होते हैं या वैक्टर्स होते हैं, हम इनको मैनिपुलेट करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड करते हैं, देन वी आर यूटिलाइजिंग। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इसलिए किया जाता है इनको ताकि इजीली डीएनए इनको लिंक हो सके और इजीली ट्रांसफर हो सके। नेक्स्ट इज देयर आर सम फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए प्लाज्मिड के, जिसके बेसिस पे हम सिलेक्ट करने वाले हैं कि कौन सा वेक्टर जो है बेस्ट है फॉर ट्रांसफरिंग। तो उसमें 3 चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट, द वेक्टर शुड हैव ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब तक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तब तक प्लाज्मिड रेप्लिकेट नहीं होगा एंड हेंस हमारा डिजायर्ड डीएनए भी रेप्लिकेट नहीं हो सकता। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही ओराई होता है, बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें उसमें एक से ज्यादा हो सकता है। जो ओराई है वो रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, प्लस वो कंट्रोल करता है कॉपी नंबर, पर सेल कितने प्लाज्मिड होने चाहिए वो भी कंट्रोल करने का काम ओराई का है। सेकेंड इज सिलेक्टेबल मार्कर। हम कैसे इंश्योर करेंगे कि जो हमारा वेक्टर है वो सेल के अंदर, वो होस्ट के अंदर एंटर हो चुका है, वो इंश्योर करने का काम भी इन ही वेक्टर्स का होता है। वेक्टर्स आर हैविंग स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, स्पेसिफिक सेगमेंट्स on the DNA which helps in selecting the transformants from non-transformants। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक जीन्स हैं जिनको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स कहते हैं, एंड यही जीन्स हमें आगे जाके हेल्प करेंगे सिलेक्ट करने में। देन वी आर हैविंग रिकॉग्निशन साइट, क्लोनिंग साइट, जो एक यूनिक सीक्वेंस होता है जहां पे जो वो साइट होता है जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो है वो कट करते हैं और वहीं पे फिर डिजायर्ड डीएनए ऐड होगा। तो ऑब्वियसली वो यूनिक होना चाहिए, वो सिंगल होना चाहिए। रेप्लिकेटेड, अगर डुप्लीकेटेड साइट हुए, अगर EcoR1 का एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा डिजायर्ड डीएनए ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। Fine. So this is about the cloning vector. See you in my next video where we will talk about the different cloning vectors which we use in biotechnology. So see you in my next video. Till then, take care, keep learning, be safe and goodbye.